नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका। बंगाल सरकार और डीजीपी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। ईडी अधिकारी पर दर्ज एफआईआर पर भी रोक। बंगाल के बाद झारखंड में भी विवाद। ईडी पर लगा आरोपी के साथ मारपीट का आरोप। जांच एजेंसी के दफ्तर पहुंची रांची पुलिस। बीएमसी समेत 29 निगमों में वोटिंग पूरी। उद्धव राज ठाकरे का बड़ा आरोप, सैनिटाइजर से मिट रही स्याही। बिहार कांग्रेस में जबरदस्त विद्रोह बवाल। बिहार विधानसभा से साफ हो जाएगी कांग्रेस। सभी 6 विधायक एनडीए में हो सकते हैं शामिल। पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 75 देशों के नागरिकों की अब अमेरिका में नो एंट्री। ट्रंप ने दिया बड़ा झटका, वीजा जारी करने पर रोक। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ममता बनर्जी को लगे सुप्रीम कोर्ट से बड़े झटके की। आईपैक रेड मामले में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार, राज्य प्रशासन के अधिकारियों, जिनमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शामिल है, सभी को नोटिस जारी किया गया है और 2 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बंगाल सरकार से कहा कि एजेंसी के काम में दखल नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने घटना का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने को कहा है। इसके साथ ही ईडी के अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को अगली सुनवाई तक स्थगित रखने का आदेश भी दिया गया। अब इस मामले की सुनवाई 3 फरवरी को होगी। सर, आज तो ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा, आगे क्या उम्मीद जताई जाए, आगे क्या होगा? देखिए, आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जिस हिसाब से तल्ख टिप्पणियां की हैं और जिस तरीके से ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वकीलों को डांटा फटकारा है और ये कह दिया कि अगर इस तरीके की चीजें रोकी नहीं गई तो ये पूरे देश के अंदर लॉलेसनेस, द वर्ड यूज्ड इज लॉलेसनेस, लेकर के आ जाएगा। मतलब ये कि प्राइमा फेसी सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया है कि ममता बनर्जी से इलीगल एक्टिविटी हुई है और ये इतना बड़ा कांड है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। अब जो कार्रवाई की गई है उसमें मुख्यमंत्री लपेटे में आए, डीजीपी लपेटे में, पुलिस कमिश्नर लपेटे में, वो तमाम लोग। और इतना ही नहीं कि ये नहीं कि जरा सा भी कोई फुटहोल्ड दिया गया। जो ममता बनर्जी की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई थी ईडी के अधिकारियों के ऊपर, एफआईआर, 4 एफआईआर, उसको कहा कि भाई होल्ड करो उसको। नंबर 2 कि जितने भी ऑन द स्पॉट और उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज है वो कोर्ट के अंदर आना चाहिए, उसको रिजर्व करके आप रखिए। तो आप ये देखिए, ममता बनर्जी चोरी और सीनाजोरी, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, संवैधानिक व्यवस्थाओं के ऊपर बुलडोजर चलाना चाह रही थी, लेकिन उसी बुलडोजर के नीचे टीएमसी और ममता बनर्जी की सरकार आ गई। जी, तो ममता बनर्जी अब बुरी फंस गई है। तो वहीं बंगाल के बाद झारखंड में बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल के आईपैक मामले के बाद अब झारखंड में भी ईडी और राज्य पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दरअसल रांची में एयरपोर्ट थाना पुलिस ने बड़ी संख्या में ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पर छापेमारी की। यह कार्रवाई संतोष कुमार नाम के शख्स की तरफ से ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई गई मारपीट की एफआईआर के बाद हुई। संतोष कुमार का आरोप है कि 12 जनवरी को ईडी कार्यालय में पूछताछ के दौरान अधिकारी प्रतीक और शुभम ने उन पर जुर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया और बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया। रांची पुलिस की टीम इस मामले की जांच करने और सबूत इकट्ठा करने के लिए ईडी दफ्तर पहुंच गई। झारखंड पुलिस की सक्रियता ने केंद्रीय एजेंसियों और राज्य सरकार के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सर, अब बंगाल के बाद झारखंड में भी यही हो रहा है। ईडी अधिकारियों के जांच में खलल क्यों डाला? देखिए, आज ईडी के दफ्तर में पुलिस घुस गई। ये सुप्रीम कोर्ट में आज इसी बात की तो चर्चा हो रही थी कि आप अगर सेंट्रल एजेंसीज को काम करने नहीं देंगे, आप इस तरह से उनको घेरने की कोशिश करेंगे, तब तो ये सिस्टम भी कोलैप्स कर जाएगा। मल्टी करोड़
घोटाले की जांच चल रही है। उस दफ्तर के अंदर चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तमाम सबूत उसके फाइल रखे हुए और पुलिस घुस गई। मामला क्या था, इसको संक्षिप्त में समझ लीजिए। यह संतोष कुमार सिंह एक आरोपी है। उसको बुलाया नहीं गया, समन नहीं किया गया, वो खुद ब खुद ईडी ऑफिस पहुंच गया। अब ईडी के अधिकारी के ऊपर ये आरोप लगा रहा है कि हमारे साथ मारपीट हुई। अच्छा ठीक है, मारपीट हुई, हो सकता है वो सही कह रहा हो कि भाई पूछताछ के दौरान मारपीट हुई, हालांकि आपको बुलाया नहीं गया, आपकी कोई पेशी नहीं थी, आपसे कोई पूछताछ का शेड्यूल नहीं था, फिर भी आप चले गए बिना बुलाए हुए। लेकिन इसके बावजूद भी मारपीट की अगर शिकायत होती है, पुलिस क्या करेगी? आप एफआईआर दर्ज कीजिए, दो जैसे नॉर्मल समय में होता है, आप गए वहां पूछताछ करके मामला खत्म किए। लेकिन सवेरे सवेरे तमाम पुलिस का दस्ता, बड़े बड़े अधिकारी वो ईडी के ऑफिस को घेर लिया। ये क्या करना चाह रहे हो? ये तमाशा चल रहा है? क्या आप आएंगे और ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार करके लेकर चले जाएंगे? तो ये लोग हाईकोर्ट गए हैं। तो ये जो ममता बनर्जी ने शुरुआत की है और आज सुप्रीम कोर्ट ने सही बीमारी को पकड़ा है कि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया, सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करते हैं इस तरह के उद्दंड प्रवृत्ति को, तो फिर तो देश में लॉलेसनेस हो जाएगा। तो ये कहानी है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को भी, एक केंद्र सरकार की तरफ से बाकायदा चीफ मिनिस्टर झारखंड और होम मिनिस्टर झारखंड, उनको एक सख्ती के साथ एक लेटर, एक वार्निंग देने की आवश्यकता है और इस तरह की घटनाएं दूसरे राज्य में ना हो, उसके लिए एग्जाम्पल आपको सेट पहले से करना होगा। जी, अब बात बीएमसी चुनाव की। महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए आज मतदान हुआ। बीएमसी के 227 वार्डों के लिए वोट डाले गए। कल यानी शुक्रवार को मतगणना होगी और शाम तक नतीजे भी आ जाएंगे। चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मुंबई में ही 28,000 के करीब सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। पर चुनाव के बीच उद्धव राज ठाकरे की बौखलाहट भी साफ साफ देखने को मिली। वोटिंग के बीच उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उद्धव ठाकरे ने मतदान प्रक्रिया में खामियों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि मतदान के बाद उंगली पर लगी स्याही भी आसानी से मिट जा रही है। इसके लिए चुनाव आयोग को जवाबदेह होना चाहिए। सर, आज वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हुई है, कल नतीजे सामने आएंगे, लेकिन नतीजों से पहले क्या ये बौखलाहट है जो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल तो बता ही रहा है कि इनकी लुटिया जो है डूब गई और सवेरे से वो चीख रहे थे। अब आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कहां गया वो? इन लोगों ने भगवा गार्ड बना करके रखा था कि जो फर्जी वोटिंग करने आएगा उसकी पिटाई करेंगे। कितने लोगों की पिटाई हुई? आप सिर्फ बयान बहादुर बन करके चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे आप। अब यह सवाल आ गया कि भाई जो दाग है वो मिट जा रहा है। देवेंद्र फडणवीस आए कि हमारे हाथ में भी तो लगा हुआ है, नहीं मिट रहा है। मुंबई में या पूरे महाराष्ट्र में इतने सारे लोग वोट दे रहे हैं और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और उनके आसपास के लोगों का ही मार्क मिट जा रहा है। अगर कोई लार्ज स्केल पे हो सकता है कि भाई स्याही खराब हो जाए, सप्लाई गलत हो जाए, अगर बात में सच्चाई होती तब तो ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया होता। लेकिन बाद में क्या मालूम चला, तो इरेजर से जो है वो सैनिटाइजर से उसको इरेज करा करा के लोग जो है वो वहाँ पे वीडियो बना बना करके डाल रहे थे। तो ये सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि चुनाव से पहले ही हम लोग लगातार कहते हैं कि मेंटली दे लॉस्ट द बैटल बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस इलेक्शन। जी, अब बात बिहार कांग्रेस में मचे बवाल की। खबर यह है कि कांग्रेस के बचे कुचे सभी 6 विधायक पार्टी छोड़ने की तैयारी में है और एनडीए में जाने की जुगत में है। मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, अभिषेक रंजन, आबिदुर रहमान, मोहम्मद कामरुल हुदा और मनोज विश्वान, ये सारे विधायक जल्द कांग्रेस छोड़ सकते हैं। अगर ये 6 विधायक पाला बदलते हैं तो 243 संसदीय बिहार विधानसभा में कांग्रेस =0, मतलब बिहार से कांग्रेस का सफाया। विधायक खुद को अनाथ महसूस कर रहे हैं। कांग्रेस में इन विधायकों को घुटन महसूस हो रही है। अभी हाल ही में पटना के सदाकत आश्रम में आयोजित दही चूड़ा भोज और पार्टी के संगठनात्मक कार्यक्रमों से इन विधायकों ने दूरी बनाई और अब खबर तो भाई यही है कि सारे विधायक कांग्रेस से नाता रिश्ता तोड़ने वाले हैं। सर, ऐसे में तो कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया बिहार से हो जाएगा। देखिए, वो कहीं नहीं गए होंगे, राहुल गांधी को पता होगा। थाईलैंड गए होंगे, वियतनाम घूम के आए होंगे, सिर्फ राहुल गांधी घूमेंगे? ये हाल होती है। आप राजनीतिक कायदे से नहीं करेंगे तो क्या हुआ फायदा? 17 दिन आपने वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी।
और जो जीत करके आया वो भी आपको अलविदा कह के निकल रहा है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहकर अब कांग्रेस के लोगों को ही लग रहा है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। चुनाव से पहले ही शकील अहमद जैसे कमिटेड कांग्रेसी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को दे दी, वो कितने सभ्यता के साथ उन्होंने कह दिया कि नहीं, अब हमको कांग्रेस में नहीं रहना है। वो कहीं और नहीं जा रहे, को सत्ता के लिए नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब यहां पे घुटन सी हो रही है। लेकिन ये तो नए नए चुन के आए हैं, अभी इनके सामने तो पूरा का पूरा राजनीतिक करियर है। उनको दिख रहा है कि जनता किधर है और उनका दायित्व अपने लोगों के प्रति है, जहां से वो चुन के आए हैं। और उनको मालूम है कि कांग्रेस में रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तो जनता की सेवा करने के भाव से वो जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है। कहाँ ये कन्हैया कुमार बिहार में हीरो बनकर के घूम रहे थे, विधायक भी नहीं संभल रहे इन लोगों से, राहुल गांधी से विधायक भी नहीं संभल रहे। तो ये तो नॉर्थ इंडिया में, नदर्न स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की हर जगह यही हाल है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ट्रंप प्रशासन ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत एक बड़ा कदम उठाते हुए 75 देशों के नागरिकों के लिए इमिग्रेंट वीजा की प्रोसेसिंग पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी है। ये रोक 21 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। इस सूची में पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे भारत के पड़ोसी देश भी शामिल है, लेकिन भारत इस पाबंदी से बाहर है। इसका मतलब है कि ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले भारतीय नागरिकों पर इस विशिष्ट निलंबन का कोई भी सीधा असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के इस फैसले से पाकिस्तान की भारी बेइज्जती भी हुई है। सर, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच में तो बड़ी जुगलबंदी होती थी, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान के खिलाफ ये फैसला क्यों ले लिया? देखिए, ऐसा है, ट्रांजैक्शनल व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो मुनीर को लंच जो खिलाया उसका तो सूद समेत वो वसूली करेंगे। और दूसरा एक दलाल है अमेरिका का, वो बैठा हुआ है बांग्लादेश में, ढाका में, यूनुस, और इनके दोनों के लिए क्यों? इसलिए उनको रोका गया है कि ये लोग जिहादी प्रोड्यूस करते हैं। इनके पास वर्ल्ड सिविलाइजेशन में कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, जिहाद और हिंसा के अलावा कुछ नहीं, इसलिए इनका नाम डाला गया है। आप देखिए लिस्ट के ऊपर जितने सड़े गले देश हैं सबके ऊपर नेपाल को क्यों रोका गया है? नेपाल को इसलिए रोका गया है क्योंकि दे सस्पेक्ट कि चाइनीज अपने स्पाइस और आईएसआई जिस तरीके से नेटवर्क नेपाल में चलाता है, ये माओइस्ट और वामपंथियों का जो नेटवर्क है, उससे अमेरिका सचेत होना चाहता है। तो इसलिए इन सारे देशों के ऊपर लगा है पाबंदी। अब मुनीर से लोग पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि क्या ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे? ये क्या हो गया भाई? जिससे तुम दोस्ती करते हो वही तुम्हें आईना दिखा देता है। अब ज्यादा आप फड़फड़ाओगे तो अमेरिका की इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ये भी बता देगी भाई किस वजह से पाकिस्तान को जो है मना किया जा रहा है। वो भिखारियों को थोड़ी वो वहां पे इमिग्रेंट वीजा देंगे, आप इस बात को भी समझिए। तो ये पाकिस्तान की बेइज्जती ग्लोबल लेवल में मुसलमानों के बीच जाओ, कह रहे थे अमेरिका से बहुत से रिश्ते हो गए, लीजिए गोबर डाल दिया मुंह के ऊपर। अब दिक्कत ये हो रही है कि पत्रकार और मीडिया जो पाकिस्तान के अंदर है, इमरान खान, उनके समर्थक जो हैं, वो सोशल मीडिया पे वो पूछ रहे हैं कि भाई ये कैसी दोस्ती है कि तुम्हें एक थर्ड ग्रेड नेशन बता करके वहां का वीजा जो है वो ब्लॉक कर दिया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।